सारे लोग इसके विरोधी हो गए थे। कौन कौन विरोधी? इसकी मौसी थी, नाम था घसीटी बेगम, हमेशा ही अपने क्या कर सकते हैं मौसी। पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, जब नाम शौकत जंग है तो जंग लड़ेगा। सेनापति थे मीर जाफर। राय दुर्लभ नाम का एक मंत्री हुआ करता था। जगत सेठ, जगत सेठ जो मुख्य सेठ हुआ करता था उसको जगत सेठ बोलते थे। तो खूब सारे लोग खिलाफ हो गए, मतलब मौसी खिलाफ है, पूर्णिया का नवाब खिलाफ है, सेनापति खिलाफ है, मंत्री जी खिलाफ है, आपके जगत सेठ है वो आपके खिलाफ है। अब बंगाल में एक तो नवाब है और बंगाल के अंदर अंग्रेज बैठे हैं। अंग्रेजों को भी चाहिए कि वो थोड़ी पॉलिटिकल पावर प्राप्त करे, वरना तो हर बार राजा के, नवाब के, बादशाह के आगे जाके हाथ जोड़ने पड़ते, साहब थोड़े टैक्स कम कर दो, थोड़ा हमारा भला हो जाए। पर यदि आप खुद ही नवाब बन जाते हो या नवाब को इन्फ्लुएंस करने वाले बन जाते हो तो टैक्स आराम से कम ज्यादा करवा सकते हो। जहां जमीन खरीदनी है वहां खरीद सकते हो, जैसा ट्रेड करना है वैसा कर सकते हो। तो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और ये बेचारा जो सिराजुद्दौला ये अपनी पॉलिटिकल पावर को बचाना चाहता है। दरअसल होना ही था, अंग्रेजों को पता चला कि खूब सारे लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और अंग्रेजों ने इन सबको कहना शुरू किया। मौसी घसीटी बेगम को, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को, मीर जाफर सेनापति को, मंत्री जी राय दुर्लभ को, जगत सेठ को अंग्रेजों ने कहना शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, आओ कभी हवेली पे बैठ के बातचीत करते हैं। तो कंपनी इन सब को सहायता करने लग जाती है। कंपनी मतलब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा हूं, अंग्रेजों की कंपनी की बात कर रहा हूं। फिर एक बात और बताता हूं, जब 1717 में फर्रुख शेर के साथ में जॉन सरमन समझौता करके आया था, तो समझौता यह था कि 3000 रुपए में आपको बंगाल दे दिया जाएगा, मतलब बंगाल का मतलब बंगाल का बिजनेस दे देंगे, और इसको फिर वो बढ़ाते रहते थे 3-3 हजार रुपए देके। तो अब कैसे होता क्या था? होता यह था कि मान लो कंपनी ने कोई सामान कलकत्ता से खरीदा और वो सामान मान लो उसको ढाका ले जाके बेचना है, तो टैक्स लगता था। ढाका जैसे पहुंचते तो वहां नवाब की चौकी बनी हुई है, वो आपसे टैक्स लेते कि भाई टैक्स दो। तो पर कंपनी जो टैक्स पहले जमा करा चुकी 3000 उसने एक मुश्त दे दिए, तो कंपनी के पास एक कार्ड होता था, कंपनी वो कार्ड दिखा देती और कार्ड दिखा के कहती भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा। उस कार्ड को बोलते थे दस्तक। कि मान लो मैं कंपनी का कर्मचारी हूं और मैं कंपनी कर्मचारी हूं, मैंने कलकत्ता से चाय खरीदी और मुझे ढाका ले जाके वो चाय बेचनी है। मान लो 50 किलो चाय है, 1 किलो चाय पे 1 रुपए का टैक्स लगता है, तो टैक्स कितना हो गया? 50 रुपए टैक्स हो गया। मैं ढाका गया, ढाका जाते मेरे से पूछा भाई कितने क्या लेके आया? मैंने चाय लेके आया, कितनी है? 50 किलो, तो टैक्स जमा करवा। तो मैंने कहा भाई ये तो कंपनी का माल है, तो कार्ड दिखा, तो मैं उसको दस्तक दिखा देता, तो मेरे पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। कार्ड आपको स्प्रिंग बोर्ड में कार्ड दिया हुआ है, आप जब आते हो गेट पे चेक किया जाता है, आपने कार्ड दिखाया, आपको अंदर जाने देते हैं। सेम सिस्टम था, पर कंपनी इसका मिसयूज करने लग गई। मिसयूज कैसे? कि मैं कंपनी का कर्मचारी हूं, मैंने 50 किलो कंपनी की चाय खरीदी, 25 किलो मेरी खरीद ली। वहां जब मेरे से पूछा कि कितना सामान है, मैंने कहा 75 किलो। किसका है? मैंने कहा कंपनी का। तो मैं 75 किलो पे टैक्स फ्री करवा गया, जबकि उसमें कंपनी का कितना है? 50 किलो। 25 किलो मेरे वाली पे 25 रुपए टैक्स लगना चाहिए था, पर वो टैक्स नहीं लगा। नवाब इससे परेशान था। फिर कंपनी ने एक काम और करना शुरू किया। जो भी इंडियन व्यापारी हुआ करते थे, कंपनी उनको कहती कि वैसे कितना टैक्स लगता है? इंडियन व्यापारी कहता है 1 किलो पे 1 रुपए लगता है। अच्छा 100 किलो चाय लेके जाता तो कितना लगेगा? उसने कहा 100 रुपए लगेगा। तो कंपनी कहती 50 हमें दे दे, हमारे वाला कार्ड ले जा, 50 तेरे बच जाएंगे, 50 हमारे आ जाएंगे। तो भारतीय व्यापारियों को भी अपना कार्ड देके, अपना दस्तक देके व्यापार कर लिया करती थी। तो कंपनी उस दस्तक का मिसयूज कर रही थी। कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण दे रही थी, तो नवाब परेशान तो था ही बेचारा इन सब चीजों से। इतने में एक दिन कलकत्ता के पास में फैक्ट्री पड़ती है, कासिम बाजार फैक्ट्री। क्या नाम है? कासिम बाजार फैक्ट्री। नवाब वो कासिम बाजार फैक्ट्री देखने के लिए गया कि इंस्पेक्शन करके आते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अंग्रेजों के पूरा सिस्टम, कोई बाहर से आए तो पहले रिसेप्शन पे रुको, अपना विजिटिंग कार्ड दिखाओ, फिर वो अंदर भेजते, सब फलाने आदमी अंदर मिलना चाहते हैं, तब अंदर जाओ। अपना ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। नवाब गया, नवाब के साथ में 4-5 आनिए भानिए और रहे भाई, राजा के नवाब के साथ में नहीं रहे तो किसके साथ में रहे? और रिसेप्शन वालों ने पूछा भाई साहब कौन?
नवाब ने कहा यार मुझे नहीं जानते। साथ वाले पहले बोले चाय से केतली गरम। अरे भाई साहब उन्हें जानते, नवाब साहब है, उनका कोई भी होंगे, प्लीज बैठिए, विजिटिंग कार्ड दीजिए, हम अंदर भेजेंगे। अंदर वाले कहेंगे कि आ सकते हो तो अंदर आने देंगे, वरना नहीं अंदर आने देंगे। ओ भयंकर गुस्से में नवाब ने कहा तुम्हारी इतनी औकात तो मुझे सिराजुद्दौला को कासिम बाजार फैक्ट्री नहीं देखने दोगे, इंस्पेक्शन नहीं करने दोगे, मेरी जमीन पर बैठे हो तुम। सॉरी सर हमारा काम है। नवाब ने फोन किया राजधानी, फटाफट सेना लेके आओ, इनको बताते हैं आप। तो नवाब की 3-4 चीजों की वजह से अंग्रेजों के साथ टसल चल रही। क्या क्या 3-4 चीजें? दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा है, नवाब के विरोधियों को कंपनी सहायता करती है, और कासिम बाजार फैक्ट्री उसको देखने नहीं दी। कंपनी ने नवाब के विरोधियों का समर्थन किया, दस्तक का दुरुपयोग किया, और कासिम बाजार फैक्ट्री देखने की अनुमति नहीं थी। नवाब कलकत्ता पर आक्रमण करता है, अंग्रेजों को पीटता है वहां पे। अभी आगे बताऊंगा मैं। 146 अंग्रेजों को तो पकड़ के कमरे में बंद कर दिया था, ऐसा कमरा जिसमें रोशनदान भी नहीं था। 12x14 का छोटा सा कमरा था, जून का महीना था, गर्मी में मर गए थे बापड़े। नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा किया, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया उसने कहा आज के बाद कोई कलकत्ता नहीं, आज के बाद अली नगर है। और कलकत्ता तो उसका दोस्त था एक माणिकचंद का। माणिकचंद जी ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, माणिकचंद आपको आज के बाद कलकत्ता दिया जाता, कलकत्ता आप संभालो, कोई अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजों को भगो यहां से। कलकत्ता में अंग्रेजों का राज जब उसने खत्म किया तो यह सूचना पहुंची मद्रास। मद्रास में अंग्रेजों का गवर्नर उस समय हुआ करता था क्लाइव। हम पढ़ते हैं अर्काट का घेरा अपने 210 सैनिकों के साथ तोड़ देता है, वो क्लाइव वहां पे था। और क्लाइव को न्यूज मिली कि भाई ऐसे ऐसे अपना कलकत्ता तो सिराजुद्दौला ने छीन लिया। क्लाइव वहां से वॉटसन को साथ लेके आता। वॉटसन नाम तो याद रह जाएगा आपके ज्यादातर के। क्लाइव और वॉटसन वापस आते, कलकत्ता आते। कलकत्ता आए, माणिकचंद जी को पता चला कि अंग्रेज आ रहे हैं, मारेंगे। माणिकचंद जी तो सामने चल के गए, सामेड़ा किया जाके, और जाके मिलाए क्लाइव से हाथ। हेलो क्लाइव सर, तू कौन? तो वो माणिकचंद हूं मैं, कलकत्ता मेरे पास में, नवाब मुझे छोड़ के गया था, तो हमारे पास क्यों है? अरे सर चाबियां देने के लिए आपको, आप आए सर स्वागत करने के लिए। अरे तू आदमी किसका है? नवाब का है हमारा। उसने कहा कुछ ही समझिए, आप बड़े लोग हो, आप रखिए चाबियां। तो जब क्लाइव आता है तो माणिकचंद उसको कलकत्ता सौंप देता है डर के मारे। और रॉबर्ट क्लाइव केम टू कलकत्ता फ्रॉम मद्रास। वॉटसन साथ में आया था इसके। माणिकचंद हैंडेड ओवर कलकत्ता टू क्लाइव। माणिकचंद ने क्लाइव को कलकत्ता दे दी। रॉबर्ट क्लाइव। अब क्लाइव का हौसला बढ़ा। क्लाइव ने कहा नवाब तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमारे कलकत्ता पे कब्जा करो, हमें यहां से निकालो। तो अब नवाब के और क्लाइव के बीच में एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर कर दिया था ना 9 फरवरी 1757 को। अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी के जितने भी ट्रेड राइट खत्म किए गए, मतलब वो दस्तक वस्तक सब बंद कर दी सिराजुद्दौला ने। अब ना कुछ ही नहीं, तुम बिजनेस करके दिखो, बिजनेस करोगे तो पूरे रुपए लगेंगे। और कहा कि कंपनी के जितने भी ट्रेड राइट है वो कंपनी को वापस दे। उसने कहा ठीक है दे दूंगा मैं। और अर्का तेरे जैसे आनिए बानिए चलते हमारी फैक्ट्रियों में घुस जाते हैं। आज के बाद हम हमारी कलकत्ता वाली फैक्ट्री की चारों तरफ तो 4 दीवारी करवाएंगे, फोर्टिफिकेशन करवाया जाएगा उसका। कहा ठीक है वो करवा लेना। युद्ध तूने किया था, हमारा जो नुकसान हुआ वो भर, वो और कंपनसेशन दे। नवाब ने कहा ठीक है वो ही दे दूंगा। नवाब ने कहा मैं सब देने के लिए तैयार हूं, तुम तुम्हारा ट्रेड करो भले, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। कलकत्ता के तुम 4 दीवारी तुम्हारी कितनी ऊंची कराओ भले, हर जाना भी दे दूंगा मैं तुमको। तुम एक काम करो, ये मौसी को चाय पिलाना बंद करो यार, तुम मेरे विरोधियों को शरण देते हो। कंपनी ने कहा ठीक है ये हम कर ले। कुछ बातें कंपनी ने मान ली, कुछ बातें सिराजुद्दौला ने मान ली। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, कंपनी कलकत्ता की अधिकार वापस दे दिए। कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती थी। नवाब पर युद्ध हर्जाना लगाया गया। कंपनी नवाब के विरोधियों को सहायता नहीं देगी। ये अलीनगर की संधि थी, याद रखना भाई, कोई पूछ लेगा। 1750 के बाद वाली घटनाएं पूछते हैं। 1756 में 9 फरवरी को अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। कंपनी के व्यापारिक अधिकार ट्रेड राइट रिटर्न कर दिए गए। कंपनी कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन कर सकती है।
कंपनी को वॉर कंपनसेशन दिया जाएगा, पर कंपनी नवाब के जो भी ओपोनेंट है उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगी। पर कंपनी ने नवाब के विरोधियों को सहायता देनी बंद नहीं की और नवाब ने कंपनी को युद्ध हर जाना नहीं दिया। मतलब दोनों ने संधि का उल्लंघन किया, संधि का पालन नहीं किया दोनों ने। तो अब टकराव होना ही था। पर इस टकराव से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल इंसिडेंट कहा जाता है। मैं कहता हूं कि जब वहां कलकत्ता पर कब्जा करता है नवाब, उससे पहले क्या, संधि से पहले की बात, तो 146 अंग्रेजों को वहां से गिरफ्तार किया गया था। 14x12 के एक छोटे से कमरे में उनको बंद कर दिया गया। जून का महीना, 20 जून 1756 का वो दिन, रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं, धूप नहीं, घुप अंधेरे के अंदर, आपने मारवाड़ी में कहते तो रोड दिया, बंद कर दिया गया उनको। सुबह जब ताला खोला गया तो केवल 23 जिंदा बचे थे। 123 गोरे बापड़े गर्मी में मर गए। वैसे गर्मी सहन नहीं और यू कमरे में आप बंद कर दो। अंग्रेजों ने नवाब को कहा गया, निर्दयी आदमी, ऐसे किया जाता है। और नवाब ने कहा मैंने नहीं किया कोई। अब यार को नीचे चौकीदार ने ताला लगा दिया, आगे तो हम क्या करें। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। नवाब ने कहा पहली बात हमने किया ही नहीं है यार, तुम्हारे वाले जबरदस्ती खुद ही अंदर जाके बंद हो गए होंगे। अरे कैसे नहीं किया है? किया है, हमारा बंदा कह रहा है। कौन कह रहा है तुम्हारा बंदा? एक बंदा है होलवेल। होलवेल ने कहा किया है भाई, मेरे सामने किया। तुझे क्या पता? मैं अंदर था, रात कैसे कटी है मैं जानता हूं। तो काल कोठरी की जो घटना है इसकी न्यूज कौन देता है? तो इसकी न्यूज देने वाला कौन है? होलवेल है। याद रखना भाई, होलवेल ने इस घटना के बारे में जानकारी दी थी। घटना क्या है? 146 अंग्रेजों को नवाब सिराजुद्दौला द्वारा एक छोटे से कमरे में बंद किया गया था। 23 अगले दिन जिंदा बचे थे। इस घटना की जानकारी कौन देता है हमें? तो होलवेल देता है। काल कोठरी वाली घटना की वजह से अंग्रेज नाराज थे। फिर अलीनगर वाली संधि के अंदर इसका पालन नहीं हुआ, युद्ध हर जाना नहीं दिया। उधर जो नवाब के विरोधी थे उनको कंपनी ने सहायता देनी बंद नहीं की, कंपनी ने दस्ता का दुरुपयोग बंद नहीं किया। कुल मिला के टक्कर होनी ही थी। भारतीय इतिहास का सबसे फेमस युद्धों में से एक प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति आया रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला की तरफ से सेनापति आया मीर जाफर। पर मीर जाफर क्लाइव से पहले से मिला हुआ था और मीर जाफर ने क्लाइव को कहा कि सर क्लाइव, आप तो मुझे नवाब बना देना, सिराजुद्दौला को तो मैं सलट लूंगा। इवन मीर जाफर के साथ में सारी सेना, और वो सेनापति था तो उसने सेना को और अपने अंडर में कर लिया। पलास के बड़े बड़े पेड़ थे वहां पर, इसलिए जगह का नाम प्लासी है, पलास के पेड़ों की वजह से। सेनाएं आमने सामने आई, सिराजुद्दौला खुद युद्ध के अंदर आया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कहा कि नवाब आप युद्ध में क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरा युद्ध है, मैं नहीं लड़ूं, कौन लड़ूं? अरे साहब मान ली बात, पर मैं सेनापति हूं आपका, मैं लड़ लूंगा युद्ध। गोली का क्या भरोसा, किसके लगे किसके नहीं लगे। यदि आपके लग गई, आप मर गए, तो हम तो यतीम अनाथ लावारिस हो जाएंगे। इसलिए सर आप घर जाइए, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं लड़ाई कर लूंगा, जिता दूंगा युद्ध आराम से। सिराजुद्दौला बेचारा घर चला गया। जैसे ही सिराजुद्दौला घर गया, क्लाइव, मीर जाफर क्लाइव के पास गया और उसने जाकर सर बधाई हो, आप युद्ध जीत गए। अरे यार ऐसे थोड़ी थोड़ा बहुत तो कुछ युद्ध होना चाहिए। उसने कहा सर जरूरत ही नहीं है, पूरी आर्मी अपनी तरफ है। मैंने आर्मी कह दिया, आर्मी अपनी तरफ है। पक्का कि हाँ सर थोड़ा सा, ये थोड़े फ्रेंच हैं और वो आपको सर पता ही, आपके और फ्रेंच के बीच में बनती नहीं, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। और इन फ्रेंच को पता चला कि हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 200 एक आए हुए हैं साइड में खड़े, इनको थोड़ा देख लो। और दो हमारी तरफ भी एक कमांडर है, एक मीर मदान और एक मोहन लाल है, ये दोनों नहीं मान रहे, इनको थोड़ा और देख लो। क्लाइव ने कहा ओके। क्लाइव ने अपने तोपची को कहा कि तोप लगा रहे इन फ्रांसीसियों पे। केवल वो एक फ्रांसीसियों की टुकड़ी, एक फ्रेंच रेजिमेंट और मोहनलाल और मीर मदान, इतने लोग नवाब के लॉयल थे। बाकी पूरी की पूरी आर्मी मीर जाफर के साथ हो गई थी। उनको थोड़ी देर में भून दिया गया था
वास्तव में प्लासी युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। सेना मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब के खिलाफ बगावत कर देती है, या यूं कहो तो विश्वासघात कर लेती है। क्लाइव ने मीर जाफर को कहा कि नवाब तू है। मीर जाफर को सेना कंधों पर उठा के नारे लगाती भी गई, मीर जाफर जिंदाबाद के नारे। सिराजुद्दौला ने जब महल के ऊपर से देखा कि मीर जाफर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो बंदा क्या समझेगा, अपने सेनापति के जिंदाबाद के नारे मतलब अपना सेनापति जीत गया। उसने ऊपर से पूछा कि हाँ, मीर जाफर ने कहा सर नीचे आओ, जीत गए, मिठाई खाते हैं। और सिराजुद्दौला भाग के नीचे आया। जैसे नीचे आया, मीर जाफर का बेटा था मीरन, मीरन ने तलवार निकाली और गर्दन उड़ा दी उसकी। नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति द्वारा मार दिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया था। अंग्रेज बंगाल में घुसपैठ कर चुके थे। मीर जाफर अब उनकी कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं था। यह प्लासी का युद्ध है। युद्ध नहीं था, वास्तव में विश्वासघात था, जिसमें अंग्रेजों को बिना लड़े ही बंगाल प्राप्त हो गया था। मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी नवाब के प्रति वफादार थी। अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया था, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे कि किस प्रकार मीर जाफर और मीर कासिम के शासनकाल में अंग्रेजों का क्या बर्ताव रहा, किस प्रकार उन्होंने पहले प्लासी के युद्ध के बाद तो जहां केवल कठपुतली नवाब बनाने शुरू किए थे, धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के राजस्व अधिकारों पर अधिकार किया और धीरे धीरे पूरे बंगाल को हथिया लेते हैं, पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब थैंक यू।